दोस्तों, तो आज की इस वीडियो के अंदर में सोलो लेवलिंग के 10 स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स के बारे में बताऊंगा, जिसे जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दो ताकि मेरे वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिले। तो नंबर 10 पर है इग्रिस, जो एशबॉर्न का लेफ्ट हैंड मैन एंड जिनवू का सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट शैडो। इग्रिस जिनवू के सबसे कूल शैडोज में से एक है और उसके सबसे स्ट्रॉन्ग शैडोज में भी टॉप पर है, जो कि बहुत बड़ी बात है यार। इग्रिस जिनवू का शैडो बनने से पहले फर्स्ट सीजन का फाइनल बॉस था, जिसने एकदम जबरदस्त फाइट दी थी। जिनवू ने अपनी लिमिट्स क्रॉस करके इग्रिस को अपनी शैडो आर्मी में ऐड कर लिया। इग्रिस हमेशा से सबसे स्ट्रॉन्ग में से एक था और जब जिनवू फाइनली पूर्व शैडो मोनार्क की सारी पावर्स अनलॉक करता है तो ब्लड रेड कमांडर और भी पावरफुल हो जाता है। इग्रिस जिनवू की शैडो आर्मी में सबसे पावरफुल छाया था जब तक कि टस्क और बेरू नहीं आए। उनके आने से पावर डायनेमिक्स में बड़ा चेंज आया। टस्क और बेरू इग्रिस पर डोमिनेट कर रहे थे, लेकिन फिर इग्रिस ने लेवल अप करके अपनी असली स्ट्रेंथ दिखाई। उसने गेम पलट दिया। इग्रिस पहले एशबॉर्न के साथ लड़ता था और वो इतना ताकतवर था कि दूसरे सम्राट भी उसे ओरिजिनल शैडो आर्मी के 2 पंखों में से एक मानते थे। एंड नंबर 9 पर है थॉमस आंद्रे, द टॉप रैंक्ड नेशन लेवल हंटर। थॉमस आंद्रे पूरी दुनिया में सबसे स्ट्रॉन्ग हंटर रैंक किया गया है। एस रैंक हंटर से भी ऊपर है नेशनल लेवल हंटर्स। ये वो हंटर्स हैं जो पूरे देश के बराबर ताकत रखते हैं, मतलब इतने पावरफुल कि दिमाग हिल जाए। थॉमस एंड्रे की ताकत सीरीज के दूसरे हाफ में कुछ बार दिखाई देती है और वो उतना ही डरावना है जितना उसके रैंक से लगता था। सच में उसकी पावर देखकर लोगों की हालत टाइट हो जाती है। वो राजा के पोतों में से एक है जिससे उसे एक ऐसी पावर लेवल तक पहुंच मिलती है जिसके करीब सीरीज में सिर्फ कुछ ही लोग आ सकते हैं। थॉमस आंद्रे इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो कुछ राजाओं को थोड़ी देर तक रोक सकता है और जिनवू की कुछ छायाओं की हेल्प से वो एक राजा को ट्रैप करके किल करने में भी कामयाब हो गया। जिनवू के साथ उसकी फाइट पूरी सीरीज की बेस्ट फाइट्स में से एक है और जब ये एनिमेटेड होगी तो सबको पता चलेगा कि थॉमस आंद्रे ने दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग हंटर का टैग क्यों अर्न किया है। मजा आने वाला है यार। एंड नंबर 8 पर है बेलियन। बेलियन पहला छाया था जो कभी अशबॉर्न ने बनाया था, जो पहला शैडो मोनार्क था। बेलियन अशबॉर्न का राइट हैंड मैन है और जिनवू का सबसे पावरफुल शैडो। और बेलियन जिनवू की पूरी सेना में सबसे पावरफुल शैडो है और पूरी सीरीज में सबसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स में से एक है। वो एकमात्र नेम शैडो है जिसे जिनवू ने खुद कैप्चर नहीं किया था। वो एशबॉर्न का जिनवू को आखिरी गिफ्ट था और भाई क्या मस्त गिफ्ट था। बेलियन की ताकत शैडो आर्मी के बाकी सदस्यों से बिल्कुल अलग स्तर की है। जब बेलियन पहली बार आया था तब बेरू आर्मी में सबसे मजबूत शैडो था। बेरू ने बेलियन को लड़ाई के लिए चुनौती दी और हालांकि बेरू ने प्रशिक्षण मुकाबले में चाहेन को आसानी से हरा दिया था, लेकिन वो बेलियन के सामने टिक भी नहीं सका। बेलियन वर्ल्ड ट्री के फल से जन्मा था, जो एक पौराणिक वृक्ष है, इतना विशाल कि इसकी एक शाखा ही पूरे आकाश को ढक सकती है। ये कहना कि बेलियन किसी अन्य शैडो की तरह है एक बहुत बड़ी भूल होगी। वो कम से कम नेशनल लेवल हंटर्स के बराबर मजबूत है और जिनवू की तमाम शक्तियों और बढ़तियों के कारण वो इससे भी कहीं अधिक ताकतवर बन जाता है। नंबर 7 पर है द टाइटन्स, शासकों के बराबर माने जाने वाले। टाइटन्स पूरी सीरीज के सबसे शक्तिशाली समूह में से एक है, लेकिन ये हमेशा स्पष्ट नहीं लगता। इससे पहले कि जिनवू ने कप ऑफ रीइंकार्नेशन इस्तेमाल किया, टाइटन्स मोनार्क्स एंड रूलर्स की दुनिया में प्रवेश कर उनकी शक्ति चुराने की कोशिश करते थे। कहा जाता था कि वे शासकों जितने ही शक्तिशाली थे, लेकिन टाइटन्स के लिए दुर्भाग्य से जब उन्होंने जिनवू को पाया तब तक वो उनकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा ताकतवर बन चुका था। टाइटन्स की पूरी सेना पृथ्वी के आकाश में फैल गई, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि जिनवू के पास भी अपनी सेना थी। जब टाइटन्स का नेता जिनवू को समझाने की कोशिश कर रहा था कि शैडो मोनार्क युद्ध में टिक नहीं पाएगा, तभी बेलियन ने उसे एक झटके में सिर से अलग कर दिया। जिनवू और उसकी सेना ने टाइटन्स को आसानी से हरा दिया, ये दिखाते हुए कि दूसरा शैडो मोनार्क बनकर जिनवू ने एक अविश्वसनीय शक्ति स्तर प्राप्त कर लिया था। एंड नंबर 6 पर है संग इल्वान, एक संभावित नेशनल लेवल हंटर और शासकों के दूत। संग इल्वान जिनवू के पिता है। वो शुरुआती हंटर्स में से एक थे। वो नेशनल लेवल हंटर रैंकिंग से पहले ही अस्तित्व में थे, लेकिन अगर ये रैंकिंग तब मौजूद होती तो वो निश्चित रूप से शीर्ष पर होते। संग इल्वान एक जानवर की तरह लड़ते हैं, जहां उनका बेटा जादू, ताकत और खंजरों के मिश्रण का उपयोग कर अपने विरोधियों के करीब पहुंचता है। वही इल्वान सीधे अपने दुश्मनों पर झपटते हैं। उनके पास समय बर्बाद करने का धैर्य नहीं है और ये सबसे पहले हुआंग डोंगसू ने जाना। हुआंग डोंगसू सीरीज के सबसे ताकतवर खलनायकों में से एक था। जब उसने संग इल्वान को धमकाने की कोशिश की, इल्वान की लड़ने की कोई इच्छा नहीं थी,
लेकिन जब डोंगसू ने उनके परिवार को धमकी दी तो सब बदल गया। हथकड़ियां इलवान को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं थी और न ही हुआंग डोंगसू। इलवान ने उसे इतनी बेरमी से हराया कि ये एस रैंक हंटर कई दिनों तक होश में नहीं आ पाया। नंबर 5 पर है द रूलर्स एंड मोनार्क्स। सर्वोच्च सत्ता के मनोरंजन के लिए अनंत युद्ध के लिए बनाए गए रूलर्स और मोनार्क्स सोलो लेवलिंग की दो सबसे बड़ी ताकतें। हालांकि अक्सर सम्राटों की शक्ति अधिक दिखाई जाती है, लेकिन कहा जाता है कि शासक उनसे किसी भी तरह कमजोर नहीं है। एब्सोल्यूट बीइंग ने इन दोनों जातियों को बनाया ताकि वे अनंत काल तक आपस में लड़े और उसे मनोरंजन मिल सके। वे लड़ाई में इतने समान रूप से मेल खाते थे कि शासकों को सम्राटों को हराने के लिए उसकी मदद मांगनी पड़ी। लेकिन जब उसने उनकी मदद नहीं की तो उन्होंने उसकी असली मंशा को समझ लिया। तब से सम्राट और शासक लगातार युद्ध में हैं और उन्होंने पृथ्वी को अपना युद्ध क्षेत्र बना लिया है। वे इंसानों को अपने वेसल्स के रूप में चुनते हैं ताकि पृथ्वी पर पर्याप्त जादुई ऊर्जा उत्पन्न कर सकें और उसका उपयोग कर सकें। कुछ सम्राट शासकों से अधिक शक्तिशाली है, लेकिन ज्यादातर मामलों में ये दोनों गुट लगभग बराबर ही है। नंबर 4 पर है एशबॉर्न दी फर्स्ट शैडो मोनार्क एंड फॉर्मर रूलर। एशबॉर्न सोलो लेवलिंग में सबसे कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर्स में से एक है। वो एक रूलर के रूप में शुरू हुआ और सबके अकाउंट्स के मुताबिक वो सबसे पावरफुल था। रूलर्स के बीच उसे शानदार प्रकाश का सबसे बड़ा टुकड़ा के नाम से जाना जाता था। एशबॉर्न परम सत्ता के प्रति हमेशा लॉयल रहा, यहाँ तक कि परम सत्ता के असली इरादे सामने आने के बाद भी। जब दूसरे शासक रिबेल हो गए, एशबॉर्न नहीं हुआ और इसकी कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। एशबॉर्न मरने ही वाला था जब उसे एहसास हुआ कि परम सत्ता का उसके लिए कोई और प्लान था। वो जागा तो खुद को डेथ को कॉन्कर करने वाला शैडो मोनार्क बन चुका था। अपने साथी राजा एंटारेस की तरह एशबॉर्न को कभी फाइटिंग पसंद नहीं थी। वो चाहता था कि शासक और राजाओं के बीच वॉर स्टॉप हो जाए। उसने तो यहाँ तक सोचा कि शासकों को उनकी बेवफाई के लिए माफ कर दे, जबकि कोई और ऐसा नहीं सोच रहा था। नंबर 3 पर है अंतर्स द किंग ऑफ ड्रैगन्स एंड द मोनार्क ऑफ डिस्ट्रक्शन। एंटारेस सीरीज के ज्यादातर हिस्से में सबसे स्ट्रॉन्ग सम्राट है। वो पहली टाइमलाइन में सुंग जिनवू से भी ज्यादा पावरफुल है। जिनवू को एहसास हुआ कि वो एंटारेस का मुकाबला नहीं कर सकता। ड्रैगन्स के किंग को खुद हराने के बजाय उसने एक मौका क्रिएट किया जिससे शासक धरती पर अपीयर हो और एंटारेस को उसकी जगह किल कर दे। एंटारेस इतना ताकतवर था कि यहाँ तक कि नेशनल लेवल के हंटर्स भी उसे छू नहीं सकते थे। अगर एंटारेस नेशनल लेवल हंटर होता तो नेशनल लेवल हंटर्स को तो ई रैंक भी नहीं माना जाता यार। न सिर्फ एंटारेस अपनी लीग में था जब वो पहली बार श्रृंखला में आया, बल्कि उसकी सेना भी अर्थ पर पहले कभी देखी गई किसी भी चीज से ज्यादा ताकतवर थी। कमिश पहले एस रैंक कारागार का बॉस था, लेकिन वो भी एंटारेस की सेना के ड्रैगन्स के सामने कुछ नहीं था। नंबर 2 पर है संग जिनवू द सेकंड शैडो मोनार्क। सुंग जिनवू बिल्कुल पक्का सोलो लेवलिंग का सबसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, जो कि थोड़ा सा मोर्टल भी है। इस पॉइंट पर ये याद रखना शायद मुश्किल हो कि सीरीज की शुरुआत में सुंग जिनवू लिटरली पूरी दुनिया का सबसे वीक हंटर था। बार बार डेथ से बचने के बाद एशबॉर्न ने उसे अपना सक्सेसर चुना। उसने इससे बेहतर चॉइस नहीं कर सकता था, क्योंकि जिनवू में इतनी ज्यादा टेनेसिटी है कि वो बाकी सारे कैरेक्टर्स को कंबाइन करके भी उसे मैच नहीं कर सकते। जिनवू की फाइट्स ही सोलो लेवलिंग का सबसे मजेदार पार्ट है। वो हमेशा अपने से बहुत ज्यादा ताकतवर कैरेक्टर से लड़ता रहता है, जैसे जब उसने दानवों का राजा से दानव महल में फाइट किया था। जिनवू आखिरकार इतना ताकतवर हो जाता है कि वो शासक की मदद के बिना एंटारेस को मार सकता है। उसने सम्राटों के रियल में 27 कठिन साल बिताए, एक एक करके उन सबका शिकार किया और फाइनली विनाश के सम्राट तक पहुंचा। 27 साल की और एक्सपीरियंस के साथ जिनवू ने फाइनली एंटारेस को मार डाला और अपनी पोजीशन एग्जिस्टेंस के सबसे पावरफुल बीइंग्स में सीमेंट कर दी। मजा आ गया यार। नंबर 1 पर है द एब्सोल्यूट बीइंग द क्रिएटर ऑफ द मोनार्क्स एंड द रूलर्स। सर्वोच्च प्राणी ही सोलो लेवलिंग का सबसे पावरफुल कैरेक्टर होना चाहिए। उसकी असली स्ट्रेंथ तो पूरी तरह दिखाई नहीं देती, लेकिन कुछ एक्शन से झलक मिलती है। उसने यूनिवर्स के 2 सबसे पावरफुल ग्रुप्स बनाए, मोनार्क्स एंड रूलर्स। ये कोई मामूली ग्रुप्स नहीं थे, बल्कि पूरी कायनात में सबसे ताकतवर। उन्होंने यथार्थ को तोड़ने वाले उपकरण भी बनाए, जैसे पुनर्जन्म का प्याला, जो उपयोगकर्ताओं को जब चाहे 10 साल पीछे समय में लौटने की क्षमता देता है। उन्होंने रूलर्स और मोनार्क्स को केवल एक दूसरे को मारने के उद्देश्य से बनाया, जिससे इस सर्वशक्तिमान सत्ता के लिए किसी प्रकार का मनोरंजन उत्पन्न हो सके। जब शासकों को उनकी सच्ची मंशा का पता चला तो वे स्वयं अपनी ही रचना द्वारा मारे गए। वेबटून में दिखाया गया है
कि उनके सिंहासन पर कई भाले उनकी पीठ में घुस रहे हैं, जिससे ये संकेत मिलता है कि इस परम सत्ता को हराने के लिए कई शासकों की आवश्यकता पड़ी। अगर वो अपने सिंहासन से उठकर कुछ करने का निर्णय लेते तो नहीं शासक और नहीं सम्राट उनके सामने टिक पाते। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एनिमे वीडियो के साथ। एंड ऑन लास्ट थिंग्स, इफ यू एंजॉय दिस वीडियो, मेक श्योर टू हिट दैट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब फॉर मोर ऑसम कंटेंट।